स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर में अभी हम लोगों ने पूरा पढ़ा था, उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल डिवाइसेस में कैसे यूज़ होता है, किस रूप में यूज़ होता है। तो मोबाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस। फर्स्ट इज़ एंड्रॉयड, सेकेंड इज़ विंडोज़ फ़ोन, थर्ड इज़ iOS। आज के समय में मार्केट में सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन्स अवेलेबल हैं। एंड्रॉयड फ़ोन्स का मार्केट विंडोज़ और iOS की तुलना में ज़्यादा पॉपुलर है। एंड्रॉयड फ़ोन जो है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे अभी तक एंड्रॉयड 9.0 तक पाई, तो ये एक सीरीज़ चली आ रही थी 10 साल से। इसको पाई बोलते थे, पाई ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे फ़ोन में। कोई कहता था किटकैट है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे फ़ोन में। तो ये एक पूरी सीरीज़ थी। आप अगस्त 2019 में, मतलब लास्ट ईयर, एंड्रॉयड 10.0 आया, जिसने अपने वो 10 साल का पूरा रिकॉर्ड जो नाम का था उसको तोड़ दिया। और आज के टाइम में एंड्रॉयड 10.0 ही है, पाई या कुछ और नाम उसका नहीं दिया गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मोबाइल सिस्टम्स में अवेलेबल है। तो जितने भी नए फ़ोन आ रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स, उन सभी में एंड्रॉयड 10.0 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। It is an open source mobile operating system. It was developed by Android Inc. but it is distributed by Google. Android was designed for touch screen mobile devices like tablets हैं, आपकी स्मार्टफोन हैं। आज के समय में तो एंड्रॉयड टीवी, जो स्मार्ट टीवीज़ का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना काम नहीं होगा। तो वो टीवी, एंड्रॉयड टीवी, एंड्रॉयड ऑटो, एंड्रॉयड वियर, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। सेकंड आता है विंडोज़ फ़ोन। विंडोज़ फ़ोन में क्या है? विंडोज़ फ़ोन में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलेगा। तो इट इज़ प्रोप्रियटी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज़ है तो फिर माइक्रोसॉफ्ट, मतलब विंडोज़ का वर्क जहाँ पर भी होता है वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टर्म ही हमारा आएगा, क्योंकि वही कंपनी है जो विंडोज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ को डेवलप करती है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो। इसे 2010 में डेवलप किया गया था। द वेरियस रिलीजेस ऑफ विंडोज़ फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज़ फ़ोन 7, विंडोज़ फ़ोन 7.5, Mango, Windows Phone 8, Windows Phone 8.1, and the latest version of the Windows Phone OS is Windows Phone 10, which was released in the year 2015. अभी उसके बाद में कोई और विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च नहीं हुआ है, और विंडोज़ ने कह भी दिया है कि अब वो शायद आगे कोई भी अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च नहीं करेगा। iOS, इट इज़ ऑल्सो नोन एज iPhone OS। आईफोन्स होते हैं, जो आईपैड होते हैं, आईपॉड होते हैं, इन सब के लिए iOS ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी ने सबसे पहले 2007 में डेवलप किया था, लॉन्च किया था। अगस्त 2018 का जो लेटेस्ट वर्जन था वो iOS 12 है। अब आगे आते हैं तो फीचर्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स पढ़ लेते हैं। मेनली हम यहाँ पे दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, विंडोज़ और लिनक्स। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स की बात करें तो विंडोज़ में पहला जो फीचर है, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, वो है वो यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ कि इट्स अ ईजियर टू यूज़। Windows OS is relatively much easy to use as compared to other operating system due to its matured GUI. It is easy for people to teach and migrate work from one system to another.
ये हमारे यूज़ के लिए भी बहुत इजी है और हम इससे किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना और मंगाना भी बहुत आसान होता है, कोई भी काम हो। द फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज इन विंडोज़ ऑल्सो कॉल्ड फाइल एक्सप्लोरर। इट इज़ ईजियर टू हैंडल। फाइल मैनेजमेंट पिछले बार भी पढ़ा था हम लोगों ने, फाइल को मैनेज करने वाला फाइल मैनेजमेंट होता है। तो फाइल मैनेजमेंट इसमें बहुत ईजी होता है। विंडोज़ ओएस ऑल्सो सेकेंड इज सपोर्ट्स ऑफिस टूल्स। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द ओपन ऑफिस टूल। ऑफिस तो है ही है, हमारे पास इंस्टॉल्ड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जो भी हम करें, 2010 करें, 2009 करें, 4 करें, 16 करें, तो उनमें हम वर्क करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक ओपन ऑफिस भी है जिसे हम कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, वो वर्जन उस सिस्टम पे हो या ना हो। विंडोज़ ओएस comes with most feature-rich office productivity tools. Microsoft Office provides an extensive range of software products and is the most used software package for office productivity in the world. Third is PC gamer support. PC gamer का मतलब क्या होगा? हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स में जो गेम्स इंस्टॉल करते हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेबल या कॉम्पेटेबल होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द गेम्स विच आर प्लेड इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड आर कंपेटेबल विद विंडोज़ ओएस ओनली। वो विंडोज़ ओएस पे ही खेले जा सकते, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं खेले जा सकते क्योंकि उनकी कंपेटेबिलिटी उनको नहीं मिली होती है। द गेम डेवलपर्स टेंड टू मेक मोर विंडोज़ स्पेसिफिक गेम्स, क्योंकि गेम डेवलपर्स को पता है कि आज के टाइम में मार्केट में सबसे ज़्यादा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही शेयर है, तो वो विंडोज़ बेस्ड ही गेम्स को बनाते हैं, प्रेफर करते हैं। क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या नेटवर्कर्स ही यूज़ करते हैं। तो जो जनरल पीपल है उसके लिए जो है गेम्स बनाने के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही बेस्ट है। नेक्स्ट इज़ पीरियडिकली अपडेटेड। Windows being proprietary software is developed and maintained by a team of professionals. आपने सुना भी होगा कि विंडोज़ ने, मतलब हमारे पास अगर जेन्युइन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है हमारे सिस्टम पे, तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता रहता है, ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है जो भी लेटेस्ट वर्जन आता है उससे। हमें उसमें ये नहीं कि हमने विंडोज़, मेरे पास 98 है, विंडोज़ 2000 था तो उसमें विंडोज़ जो XP आया या उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। विंडोज़ XP है तो विंडोज़ 10 को अपग्रेड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो अगर मेरे पास जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमने ख़रीदा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट से, तो वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता रहता है। अगर हमने उसकी डुप्लीकेट कॉपी ली हुई है तो फिर उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि उसको हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। फिर हमें विंडोज़ 10 चाहिए तो हमें उसका फिर से अपग्रेडेड वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। मैक्सिमम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स। मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर डेवलप्ड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स कैन रन विंडोज़ ओएस। विंडोज़ ओएस के द्वारा बहुत सारे ऐसे हैं जो हार्डवेयर्स डेवलप किए गए हैं, उन पे रन करते हैं। और इसी प्रकार से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे रन करते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ केवल विंडोज़ बेस्ड ही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाती है, वो किसी और सॉफ्ट पर चलता ही नहीं है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस बनाया है, MS ऑफिस जो है, चाहे वो 2004 हो या 2010 वर्जन की बात करें हम, तो वो लिनक्स पे काम नहीं करेगा। जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा बट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लिनक्स कॉम्पेटेबल है ही नहीं, ये विंडोज़ कॉम्पेटेबल है। वो बैकवर्ड compatibility. Windows OS is also backward compatible. This is helpful in many ways. Programs written on an older version of Windows are fully compatible with the newer version of Windows. हमारे पुराने वर्जन में जो भी पड़ा हुआ था प्रोग्राम, वो हमारे नए वाले वर्जन में पढ़ने के योग्य है, एडिटिंग के योग्य है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो वन डजेंट हैव टू राइट वर्जन स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर विंडोज़। हम किसी भी स्पेसिफिक उसका वो नहीं लेते हैं कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने
डॉट एक्सेल में बनाई फाइल है। तो पहले जो माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज था उसमें डॉट एक्सेल से सेव होती थी, अब मतलब डॉट XLS से होती थी, अब डॉट SLXX होती है। तो XLXX है। अब ये नहीं है कि हमने एक्सेल बनाई थी फाइल जो पहले वाली, वो XLSX में नहीं यूज़ होगी, वो इस वाले वर्ज़न में भी ओपन होगी, रीड होगी। उसमें हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। मतलब अपग्रेडेड वर्ज़न का पुरानी फाइल या प्रोग्राम्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको वैसे ही ओपन करके देता है। नेक्स्ट इज इट सपोर्ट्स एक्सटर्नल हार्डवेयर क्विकली। Windows operating system is the best operating system in terms of plug and play functionality. If the correct drivers are installed, it recognizes external hardware very quickly and rarely needs manual intervention. उसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अगर डिवाइस ड्राइवर प्रॉपर इंस्टॉल्ड है उस पेरिफेरल डिवाइस का, तो वो पेरिफेरल डिवाइस बहुत ही आसानी से जल्दी एक्सेस होती है और जल्दी रिस्पॉन्स करती है। एक्सप्लोरिंग द फीचर्स ऑफ द GNU लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द GNU. व्हाट इज़ GNU? GNU एक ऐसा फुल फॉर्म है जो फुल फॉर्म के अंदर भी अधूरा है। मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है वो GNU नॉट यूनिक्स होता है। GNU का फुल फॉर्म है GNU नॉट यूनिक्स, कि मतलब ये एक बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूनिक्स जैसा नहीं है, लिनक्स है ये। तो द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय अ यंगर स्टूडेंट नेम्ड लाइनस टोरवॉल्ड। ये एक स्टूडेंट था मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब जहाँ पर ये पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी इन फिनलैंड, वहाँ पर इसके टीचर इसको मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहे थे। यूनिक्स का ही वो वर्ज़न है, लेकिन इसको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। इसने उसी में अपग्रेड करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर दिया जिसका नाम, चूँकि इसका नाम था लाइनस और वो ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स जिस पर वो काम कर रहा था, तो मिला करके इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रख दिया गया लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मिनिक्स जो था वो यूनिक्स का एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये एक बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है। द कोर ऑफ द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नोन एज लाइनक्स कर्नल, इट वॉज डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। इसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GPL, जनरल पब्लिक लाइसेंस। इट इज़ एन ओपन सोर्स। जनरल पब्लिक लाइसेंस का मतलब क्या है? इसे पब्लिकली एक्सेस करने के लिए लाइसेंस मिला हुआ है। इसको खरीदने का कोई भी पैसा नहीं होता। इसको कोई भी, जो भी, अगर मान लीजिए आपको थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग आती है, आप इसके सोर्स फाइल को ओपन करें, उसमें आप चेंजेस करें, अपने नाम पर कन्वर्ट करके उसको आप आगे पब्लिश कर सकते हैं। तो इट्स अ ओपन सोर्स प्रोग्राम, which means that is it would be freely available to anyone. Linux can be used as an operating system or as network servers in schools, companies and other organizations. Applications for playing games and imparting education can be developed using Linux. It is also used in projects, gadgets and outer space applications. Linux is equipped with a number of features that are different from other operating systems. Some of the distinct features of the GNU Linux operating system are as follows. First is open source operating system. Anyone can freely use. Open source operating system means anyone can see its source code, modify it and redistribute it. Second is virus free. Virus free. The Linux operating system rarely gets attacked by computer virus.
in contrast to other operating system. It provides better security. ये वायरस फ्री है, इसीलिए नेटवर्किंग में जब कंप्यूटर्स कोई ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्किंग को यूज़ करती है तो वो कोशिश करती है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही इंस्टॉल करे और उसी पर वर्क करे. स्टेबल लॉन्ग रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. जब इसमें वायरस के अटैक की कंडीशन जो है बहुत कम हो जाती है तो क्या मतलब हुआ, ये हैंगअप नहीं होता जल्दी, इसमें क्रैशेस नहीं होते जल्दी, तो स्टेबल है, ये लॉन्ग रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है. यू कैन रन लिनक्स फॉर डेज एंड मंथ्स टुगेदर विदाउट एनी नीड फॉर रीस्टार्ट. दिस इज़ वाई लिनक्स इज़ यूज टू इन मोस्ट ऑफ द इंटरनेट सर्वर्स. इंटरनेट सर्वर्स ज़्यादातर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसीलिए यूज़ करते हैं. मल्टीपल वर्क स्पेस. हमारे पास जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो हमारे पास एक ही डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, बट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 डेस्कटॉप स्क्रीन्स होती हैं. मतलब 4, जैसे आपने अपने कामों को अलग अलग डिवाइड कर दिया तो अब आप अपने काम के अकॉर्डिंग आप अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन को चेंज कर सकते हो. ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, इसी को वर्क स्पेस बोलते हैं. यू कैन स्विच एनी टाइम फ्रॉम वन वर्क स्पेस टू अदर. आप जब चाहें तब जिस डेस्कटॉप स्क्रीन पर जाना चाहें उसको आप ओपन कर सकते हैं. बाकी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सुविधा नहीं है. अगर आपकी एक डेस्कटॉप स्क्रीन भर गई है, पूरी तरीके से फुल हो गई है, तो आपको उसे क्लीन ही करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज नो कॉन्स्टेंट रिबूटिंग. इट अलाउज यू टू इंस्टॉल एंड रिमूव सॉफ्टवेयर विदाउट रिबूटिंग द कंप्यूटर. विंडोज़ में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम इंस्टॉल करते हैं तो वो रिबूट के लिए मांगता है, बट लिनक्स में ऐसा नहीं है. हाँ, ये बात भी है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सॉफ्टवेयर सीडी या पेन ड्राइव के माध्यम से इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसमें उसकी एक्ससीएम रन नहीं करा सकते. उसकी अपने एक जो वेब पोर्टल्स हैं उन्हीं पे जा कर के हमको उनके सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना पड़ता है. स्टार्ट स्टॉप सर्विसेज. इट इनेबल्स यू टू स्टार्ट एंड स्टॉप इंडिविजुअल सर्विसेज सच एज वेब, फाइल एंड ईमेल सर्विसेज without either rebooting the computer or interrupting the work of a user. Next is portable software. It modifies an applications or drivers to make it work on different computer architecture on operating system. ये इसके जो बनाए हुए सॉफ्टवेयर्स हैं वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने के लिए उसका अपना ड्राइवर उसके साथ अवेलेबल होता है. उस ड्राइवर को जैसे इंस्टॉल करते हैं वो रन कर सकता है. तो इट्स अ पोर्टेबल. डाउनलोडेबल एप्लीकेशंस. इट हेल्प्स यू टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन विद अ सिंगल कमांड विद द हेल्प ऑफ टूल सच एज APT, URPMI एंड YUM. मैंने अभी बताया था कि आपके कुछ खास वेब पोर्टल्स होते हैं, उन्हीं पे जा कर के हम लोग उस एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज नो सेटिंग हिडन इन कोड और रजिस्ट्रीज. इट अलाउज यू टू मॉडिफाई द कोड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. इसका इसीलिए ओपन सोर्स है, आप इसमें कभी भी चेंजेस कर सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी. इट अलाउज यू टू सेलेक्ट एनी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज एंड एक्सेस इट्स सोर्स कोड. इसीलिए फ्लेक्सिबल है ये, क्योंकि कभी भी यूज़ हम कर सकते हैं इसके सोर्स कोड को. स्वैप स्पेस. इट प्रोवाइड स्वैप स्पेस इन द एरिया ऑन द कंप्यूटर हार्ड डिस्क यूज टू हैंडल द ओवरफ्लो ऑफ रनिंग प्रोसेस एंड डेटा. फाइल के बारे में हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं. अब फाइल क्या है. File is a stream of bits stored in a storage device such as hard disk, floppy disk, CD, DVD and pen drive. और फाइल सिस्टम क्या है? A file system is a mechanism to access the files stored on the storage media. File system keeps tracks of the files and their attributes. तो फाइल आपको पता है, फाइल
को स्टोर करते हैं तो एक मल्टी लेवल हायरार्की बनती है। तो वो जो मल्टी लेवल हायरार्की होती है उसे हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये मल्टी लेवल और हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से फिगर के द्वारा समझेंगे। ये देखिए फिगर 4.4a में एक साइड आपका कबर्ड है और एक साइड ये फाइल कैबिनेट है जो कंप्यूटर सिस्टम पे होता है। ये कबर्ड भी क्या होता है, आपके बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, बॉक्स 6, पहली शेल्फ में, दूसरी शेल्फ में, तीसरी में, चौथी में, इस तरीके से ये कैबिनेट होता है इस कैबिनेट के फॉर्म में। तो इसके कितने कंपार्टमेंट्स हो गए, 4 कंपार्टमेंट्स, 1 2 3 4, ठीक। आप इधर फाइल कैबिनेट में देखेंगे तो फाइल कैबिनेट में क्या हुआ, इसमें कैसे शेल्फ्स होती हैं, S1 S2 S3 S4, उसके अंदर उसके नीचे, तो ये हायरार्किकल फॉर्म है। हायरार्किकल, इसी को हायरार्की बोलते हैं। हायरार्किकल फॉर्म में किसी भी चीज़ को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज वो उसकी हायरार्की है। अब आगे हम लोग मल्टी लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखेंगे। जो मल्टी लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो सबसे पहली जो रूट डायरेक्टरी होती है वो फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा दिखती है हमको। इट्स डिनोट बाय फॉरवर्ड स्लैश। देखिए सबसे ऊपर रूट डायरेक्टरी दिख रही है, इसके बाद D1 D2 D3 दीज आर द सब डायरेक्टरीज जो रूट डायरेक्टरी के अंदर हैं, ठीक है। इस D1 के अंदर D4 है, ये उसकी सब डायरेक्टरी है या चाइल्ड डायरेक्टरी हम इसे बोलेंगे। और ये F1 F2 F3 जो दिख रहा है ये सारे फाइल सिस्टम्स हैं। तो जो रूट डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज होती है, इट कंटेन्स फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑल्सो। तो D4 क्या है, चाइल्ड डायरेक्टरी, और चाइल्ड डायरेक्टरी का जो पेरेंट डायरेक्टरी है वो D1 है, और जो मेन डायरेक्टरी है वो क्या है, रूट डायरेक्टरी। A parent directory may have as many child directories, but a child directory can have only one parent directory. D1 में D4 D5 कुछ भी हो सकते हैं। देखिए फिगर में आप ये देखिए D2 में D5 D6 दो है, D5 D6 दो दी हुई हैं, लेकिन D5 के लिए भी पेरेंट D2 है, D6 के लिए भी पेरेंट D2 है। एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ। पाथ कैसे बताते हैं, द सिंटेक्स फॉर द फुल नेम ऑफ अ फाइल और फोल्डर इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एज फॉलोज, पाथ फिर स्लैश फिर प्राइमरी नेम डॉट एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें पर्सनल फुल पाथ ऑफ पर्सनल डायरेक्टरी का बताना है तो देखिए रूट डायरेक्टरी के अंदर पर्सनल है ना, तो रूट डायरेक्टरी का तो सिंबल दिख रहा है यहाँ पे स्लैश का, फॉरवर्ड स्लैश का, उसके बाद पर्सनल। इसी के बाद में उसी प्रकार से वर्क डायरेक्टरी में आएंगे। फुल पाथ ऑफ वर्क डायरेक्टरी देना है तो वर्क डायरेक्टरी के लिए भी वही चीज़ है, इंटरटेनमेंट के लिए वही है। इसी प्रकार से सब डायरेक्टरीज को अगर हम पढ़ना है हमको, तो सब डायरेक्टरीज के लिए पाथ क्या है, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश जो था डायरेक्टरी, इसके बाद फिर डायरेक्टरी के बाद 3 डॉट्स देखिए लिखा हुआ है। द फर्स्ट फॉरवर्ड स्लैश इज स्लैश के फॉर्म में और द सेकेंड फॉरवर्ड स्लैश इज स्लैश के ही फॉर्म में है, बट फर्स्ट जो फॉरवर्ड स्लैश था वो रूट फोल्डर को शो करता था, सेकेंड वाला जो स्लैश है वो डायरेक्टरी नेम को मतलब शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, अंडरस्टैंडिंग द स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स। तो इसमें क्या है, ये एक डायरेक्टरी ट्री के फॉर्म में शो होती है। जैसे अभी आपने देखा था पीछे, जैसे मैंने हायरार्की बताया था, वो एक तरीके से डायरेक्टरी ट्री है विच स्टार्ट्स एट द रूट डायरेक्टरी, डायरेक्टरीज बिलो द रूट डायरेक्टरी।
are important subdirectories such as etc, dev, usr, इस तरीके की अलग अलग बहुत सारी सब डायरेक्टरीज होती हैं. Mounting refers to the process of preparing a device so that it can be used by an operating system. And it's also known as a File System Hierarchical Standard, FHS. तो इसमें जो लिनक्स FHS है, अब इसमें बहुत सारे हमारे पास फाइल सिस्टम्स होते हैं जिसे भी हम आगे देखेंगे. ये देखिए स्लैश है जो होम डायरेक्टरी को शो कर रहा है. इसके बाद हमें डिफरेंट डायरेक्टरीज दिख रही हैं. पहली है जैसे बिन क्या है, इसमें लिनक्स की कई यूटिलिटीज़ स्टोर होती हैं. यूटिलिटीज़ वे कमांड्स होते हैं जो लिनक्स में होते हैं, जो बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं. चूँकि वो बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं इसीलिए यहाँ पर इस डायरेक्टरी का नाम bin है. bin इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द बाइनरी. ठीक है. इसके बाद एसबिन, इट्स अ रिक्वायर्ड टू बूट द सिस्टम. एसबिन जो है वो बाइनरी फॉर्मेट की यूटिलिटीज़ कमांड्स हैं जो सिस्टम को बूट करने के लिए आवश्यक हैं. इसके बाद क्या है, होम डायरेक्टरी. होम डायरेक्टरी इसमें यूज़र्स की डायरेक्टरी होती हैं. इसमें यूज़र्स की होम डायरेक्टरी होती हैं जो यूज़र बनाता है, खुद से क्रिएट करता है, वो सारी डायरेक्टरीज आती हैं. फिर क्या है, बूट डायरेक्टरी. बूट डायरेक्टरी क्या होती है, बूट डायरेक्टरी जो बूटेबल प्रोसेस के लिए आवश्यक होती हैं. इट अलाउज यू टू बूट द लिनक्स सिस्टम. दिस डायरेक्टरी कंटेन्स द लिनक्स कर्नल विच इज़ द कोर कंपोनेंट ऑफ द लिनक्स सिस्टम. ये एक क्वेश्चन है कि लिनक्स कर्नल किस डायरेक्टरी के द्वारा कंटेन किया जाता है, तो ये है बूट डायरेक्टरी. किस में होता है, बूट में. ठीक है. फिर डीईवी डायरेक्टरी क्या है, डीवी डायरेक्टरी में डिवाइस रिलेटेड फाइल्स होती हैं ज़्यादातर. डिवाइस रिलेटेड फाइल्स. तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कई बार कि जो अटैच्ड फाइल्स होती हैं वो किस डायरेक्टरी में सेव होती हैं, तो डीईवी में. ठीक है. इसके बाद है एलआईबी डायरेक्टरी क्या है, इस डायरेक्टरी में कंपाइलर के लिए इंस्टॉल किए गए डेटा की लाइब्रेरी होती है. हर प्रोग्राम जब हम अभी आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक लाइब्रेरी होती है, क्योंकि उनके अपने वर्ड्स को हम इंटरनल जो मशीन सिस्टम है उसके साथ मैच कराएंगे तभी वो उसको रीड कर पाएगा प्रोग्राम को. तो इट कंटेन्स ऑल शेयर्ड लाइब्रेरीज दैट आर रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम ऑफ द लिनक्स सिस्टम. इसके बाद यूएसआर डायरेक्टरी क्या है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स स्टोर होती हैं जो बूट प्रोसेस में अपेंड नहीं होती हैं. ज़्यादातर वैसे यूटिलिटीज़ जो होती है बिन डायरेक्टरी या यूएसआर डायरेक्टरीज में होती हैं. इसके बाद है एमएनटी माउंट डायरेक्टरी है. इट्स अ माउंट. वीएआर डायरेक्टरी क्या होती है, वो कंटेन्स वेरिएबल डेटा फाइल्स. इसमें वेरिएबल्स होते हैं जो डेटा फाइल्स के स्टोर किए जाते हैं. प्रॉक डायरेक्टरी क्या है, प्रॉक डायरेक्टरी में इट कंटेन्स स्पेशल फाइल्स दैट आर यूज्ड आइदर टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम और सेंड इन्फॉर्मेशन टू द कर्नल. या तो ये इसके द्वारा भेजी गई या प्राप्त की गई जो इन्फॉर्मेशन से उनकी जो फाइल्स होती हैं वो यहाँ पर स्टोर्ड होती हैं प्रॉक पे. etc contains all the configuration files of the system. This directory is often used to take the backup of the Linux system. Next is lost plus found. जो lost हो गई हैं, जो या रिकवर की गई हैं फाइल्स, उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर होती है. रूट डायरेक्टरी आपको पता ही है, इट अलाउज एक्सेस टू होम डायरेक्टरी टू अ सुपर यूज़र. टीएमपी टेम्पररी डायरेक्टरी, टेम्पररी फाइल्स जो होती हैं हमारे पास लिनक्स में उसको ये यहाँ पर कंटेन करके रखता है. तो इस प्रकार ये जितनी फाइल सिस्टम्स हैं ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा.